हेलो मेरे प्यारे बच्चों, ये बोर्ड एग्जाम मजाक नहीं है भाई, ये प्रेशर का स्टॉर्म है। और फिजिक्स साइंस का वो पोर्शन है जो या तो तुम्हें तोड़ देती है या तुम्हें टॉपर बना देती है। आज का ये वीडियो सिर्फ एक रिवीजन नहीं है, एक लास्ट वेपन है। कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर, फॉर्मूलाज रेडी, कॉन्फिडेंस अनलॉक। क्योंकि पेपर वाले दिन तुम लिखोगे नहीं, तुम डोमिनेट करोगे। तो चलो शुरू करते हैं फिजिक्स क्लास 10th के चारों चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट का क्विक रिवीजन। ध्यान दो भाई, तो हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट को देखेंगे। अब ध्यान से देखो, तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले किसके बारे में, ध्यान से देखोगे, हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। अब देखो होता क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज के वजह से ही ना दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करते हैं और या तो रिपेल करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान से देखोगे तो इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है भाई, I × T होता है कि नहीं? और ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज का एक और फॉर्मूला होता है जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला है, Q = क्या होता है भाई, Ne। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको तुमको याद रखना है, ठीक है ना? अब ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या होता है भाई, कूलम होता है ना? और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है भाई, एक इलेक्ट्रॉन पे -1.6 × 10⁻⁹ कूलम के बराबर चार्ज होता है, ठीक है? और अब हम लोग इसके बारे में बात करने जा रहे हैं भाई, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। अब ध्यान से देखना, किसी भी कंडक्टर में 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो करके जाता है, वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। तो ध्यान से देखोगे ना, तो इसका फॉर्मूला क्या है, I = Q/T, चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है, करंट होता है, ठीक है? और इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है भाई, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। अब ध्यान से देखो, अगर 1 सेकंड में किसी भी कंडक्टर में 1 कूलम का चार्ज फ्लो करके जा रहा है, तो उसे जो करंट बनेगा तुम उसको 1 एम्पियर बोल दोगे। और ध्यान से देखना, यहां पे ध्यान से देखोगे तो अमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में करंट को मेजर करता है। और ये किसमें जोड़ा जाता है भाई, सीरीज में जोड़ा जाता है। अब ध्यान से देखो, अब बात करने वाले किसके बारे में हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। अब देखो ये क्या होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तुम किसी एक लोकेशन से किसी दूसरे लोकेशन पर जब एक यूनिट चार्ज को लेकर के जाते हो, तो तुम जो भी काम करते हो ना भाई, वही वर्क उन दोनों लोकेशन के बीच का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखो, तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है, वर्क अपॉन चार्ज के बराबर होता है। समझ में आ रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है भाई, वोल्ट होता है। ध्यान से देखना, अगर एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे 1 कूलम के चार्ज को लेकर के जाने में अगर तुमने 1 जूल का काम कर दिया, तो उस केस में उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट के बराबर हो जाता है। बात समझ में आ रहा है ना? अब ध्यान से देखोगे तो हम लोग वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं किसी 2 पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ध्यान से देखो भाई, और हम लोग आगे बढ़ते हैं और किसके बारे में बात करेंगे, ओम्स लॉ के बारे में। क्या होता है ओम्स लॉ? कांस्टेंट टेंपरेचर पे किसी भी कंडक्टर में फ्लो होने वाला जो करंट होता है, वो उसके एंड के क्रॉस सेटअप होने वाले पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसी को बोलते हैं क्या भाई, ओम्स लॉ। अब ध्यान से देखो, यहां से V इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, I, तो V = क्या हो जाएगा भाई, IR हो जाएगा, जिसको तुम विराट इक्वेशन बोल सकते हो। विराट कोहली के नाम से, ट्रिक के नाम से आप कर सकते हो, जहां पे V = क्या लिखोगे भाई, V = क्या लिखोगे, IR। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब यहां से तुम R = क्या लिखोगे, V/I, और यहां से तुम I = क्या लिखोगे भाई, V/R। और यहां से तुमको ये मालूम चल रहा है कि रेजिस्टेंस और करंट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब किसके बारे में बात करोगे भाई, रेजिस्टेंस के बारे में। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टर के फ्लो को अपोज करने वाली प्रॉपर्टी जो किसी कंडक्टर में होती है, उसी को तुम क्या बोल देते हो, रेजिस्टेंस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब रेजिस्टेंस करंट के फ्लो को अपोज करने वाली प्रॉपर्टी होती है जो कंडक्टर के लेंथ के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और ध्यान से देखोगे तो उस कंडक्टर की एरिया के, उस कंडक्टर के थिकनेस के रेजिस्टेंस क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और अगर तुम इन दोनों प्रोपोर्शनलिटीज को आपस में कंबाइन करोगे तो तुमको R किसके बराबर मिल जाएगा भाई, ρL/A, जहां पे रो क्या है, रेसिस्टिविटी है। अब ध्यान से देखना भाई, देखो अगर किसी कंडक्टर का लेंथ 1 मीटर है, उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो उस केस में उस कंडक्टर का जो भी रेसिस्टेंस होगा वही उसका क्या कहलाएगा, रेसिस्टिविटी कहलाएगा, ठीक है ना? रेसिस्टिविटी का सिंबल क्या होता है, रो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, RA/L, और इसका यूनिट क्या होता है भाई, ओम मीटर। क्लियर है कि नहीं?
अब ध्यान से देखोगे, हम बात करेंगे किसके बारे में, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर के बारे में, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में। इसमें रेसिस्टर आपस में इंड टू इंड जुड़े हुए होते हैं, और इस केस में जो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस होता है वो सभी रेसिस्टर के रेसिस्टेंसेस का एल्जेब्रिक सम होता है, मतलब R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और यहां पे होता क्या है, करंट तो सभी में सेम होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है भाई, डिवाइड हो जाता है। और अगर n आइडेंटिकल रेसिस्टर आपस में सीरीज में जोड़े गए हैं तो जो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस होगा वो n टाइम्स R के बराबर हो जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान से देखो भाई, अगर हम लोग बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी रेसिस्टर आपस में दो पॉइंट के क्रॉस जोड़े गए हैं, उसमें सभी रेसिस्टर के रेसिस्टेंसेस का तुम रेसिप्रोकल कर दो, और रेसिप्रोकल करने के बाद जब सबको आपस में तुम जोड़ दोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल। मतलब 1/R किसके बराबर हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और इसमें क्या होता है, सभी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होता है, लेकिन सभी में करंट क्या हो जाता है भाई, डिवाइड हो जाता है। और ध्यान से देखो, अगर n आइडेंटिकल रेसिस्टर आपस में सीरीज में जोड़ा गया है, सॉरी, अगर n आइडेंटिकल रेसिस्टर आपस में पैरेलल में जोड़ा गया है तो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस किसके बराबर होगा, R/n के बराबर। ये तुमको याद रखना। अब ध्यान से देखो भाई, किसके बारे में बात करोगे, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में बात करोगे। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर सेकेंड कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च करता है वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पावर कहलाता है। इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला क्या होगा भाई, VI, जिसको तुम VIP ट्रिक से याद करोगे। मतलब यहां पे क्या लिखोगे, P = VI, तो VIP ट्रिक से तुम इस फॉर्मूले को याद रखोगे। और अगर तुम V के जगह पे क्या लिखोगे, IR, तुमको पावर का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, I²R। और अगर तुम I के जगह पे क्या लिखोगे, V/R, ओम्स लॉ के हिसाब से विराट इक्वेशन से तुमको पावर क्या मिल जाएगा, V²/R। तो तुमको पावर के सारे फॉर्मूले मिल गए। क्लियर है कि नहीं? अब किसके बारे में बात करते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। इसका मतलब यह है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च कर देता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, पावर में तुम टाइम का मल्टीप्लाई कर दो, तुम क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला। देखो, VIT एनर्जी, I²R/T एनर्जी। एक बात ध्यान देना, ये जो किलोवाट आवर होता है ना, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉमर्शियल यूनिट होता है। वैसे तो यूनिट जूल होता है, लेकिन किलोवाट आवर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉमर्शियल यूनिट है, और 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट के बराबर होता है। अब ध्यान से देखो भाई, तो 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होगा, 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर, जो किलोवाट आवर का जूल में कन्वर्जन है। ये तुमको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं भाई, ध्यान से देखो भाई। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, ध्यान से देखोगे तो बात करते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के बारे में। अब देखो ये क्या बोलता है, जैसे अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसका रेसिस्टर किसके बराबर है, उसका रेसिस्टेंस R के बराबर है, उसमें I करंट फ्लो कर रहा है भाई, और T टाइम के लिए फ्लो कर रहा है, तो वो जो डिवाइस हीट होता है ना भाई, वो I²RT के बराबर क्या होता है, हीट होता है। इसी को हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान से देखोगे तो अगर हम बात करते हैं अमीटर के बारे में, तो अमीटर सर्किट में सीरीज में जोड़ा जाता है, और इसका रेसिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 के बराबर होता है। और अगर बात करते किसके बारे में भाई, वोल्ट मीटर के बारे में, तो वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, और ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में पैरेलल में जोड़ा जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान से देखो भाई, अब बात करते हैं हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर पे, और इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम लोग राइट हैंड थंब रूल के बारे में। और राइट हैंड थंब रूल को भाई हम लोग मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल भी बोलते हैं। और इसका यूज कहां पे होता है, ध्यान से देखो, तो इसका यूज होता है अगर हमारे पास कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को पता करने के लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान से देखोगे तो हमारा जो थंब है वो किसको बताता है, करंट के डायरेक्शन को। अगर करंट ऊपर जा रहा है तो थंब ऊपर रखोगे भाई, और ये जो उंगलियां जिधर मुड़ेंगी ना, ये फिंगर जैसे कर्ल होंगी, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएंगी। देखो, करंट अपवर्ड है, उंगलियां एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज होगा। करंट यहाँ पे नीचे हो गया, तुम्हारा थंब किधर चला जाएगा, नीचे। उंगलियां क्लॉकवाइज घूम रही हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा भाई, क्लॉकवाइज होगा। तो थंब बताता है करंट के डायरेक्शन को, फिंगर्स का कर्लिंग बताता है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। बात समझ में आ रहा है नहीं? तुम इस फिगर से बात को समझ सकते हो भाई। तो ये किसके बारे में हो गया, राइट हैंड थंब रूल के बारे में। अब ध्यान से देखो, देखो होता ही है ना, अगर तुम करंट कैरिंग कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, तो उसके वजह से क्या होता है ना भाई, उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे एक मैग्नेटिक फोर्स काम करता है। और वो मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है भाई, वो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, BIL sin थीटा।
बात समझ में आ रहा है ना? अब ध्यान से देखोगे ना भाई, अगर थीटा तुम्हारा 0 डिग्री है तो उस केस में फोर्स तुम्हारा मिनिमम होगा जो कि 0 के बराबर होगा, और अगर तुम्हारा थीटा 90 डिग्री है ना भाई, तो इस केस में तुम्हारा फोर्स मैक्सिमम होगा और BIL के बराबर होगा। और उसी फोर्स के डायरेक्शन को पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं, जिसको मोटर रूल भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है भाई, ध्यान से देखो, इसमें तुम अपने लेफ्ट हैंड को चूज करोगे, ध्यान से देखो लेफ्ट हैंड है, ठीक है, इसमें ये जो तुम्हारा 4 फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता है, ये जो तुम्हारा मिडिल फिंगर है ये करंट के डायरेक्शन को बताता है, और ये जो तुम्हारा थंब है ये मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है जो उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे लगता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा भाई, ये तुम्हारा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है जो उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे लगने वाले फोर्स को बताता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्या लिखा गया है, करंट कैरिंग कंडक्टर पे लगने वाले फोर्स के डायरेक्शन को पता करने के लिए हम लोग फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। अब ध्यान से देखो भाई, देखो हम लोग ये बात करने वाले हैं कि अलग अलग शेप के करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है। ध्यान से देखो, तो अगर हमारे पास क्या है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है ना भाई, वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल की तरह बनती है। देखो कैसी है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और ध्यान से देखना, अगर तुम करंट के मैग्नीट्यूड को बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड की ताकत बढ़ेगी, और करंट के मैग्नीट्यूड को कम कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की ताकत क्या हो जाएगी मेरे भाई, कम हो जाएगी। बस मेरे भाई ध्यान से देखो, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर हमारे पास कोई सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है तो सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का शेप कैसा होता है भाई, तो तुम यहाँ पे देख पा रहे हो भाई कि सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, और सेंटर पे तुम देखोगे तो स्ट्रेट है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान से देखना, यहाँ पे जितने भी तुमको करंट एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, इन सभी की वजह से जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना भाई, वो एक ही डायरेक्शन में होता है। अगर एक ही डायरेक्शन में है तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है भाई, वो स्ट्रांग हो जाता है और कैसा रहता है भाई, स्ट्रेट रहता है। बात समझ में आ रहा है ना? अब ध्यान से देखो, जो करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल होता है ना भाई, वो किसकी तरह बिहेव करता है, बार मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। कैसे? ध्यान से देखो, एक बात ये बताओ, ये जो सामने वाला तुमको फेस दिखाई दे रहा है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब ये साउथ पोल की तरफ बिहेव कर रहा है, और जो इसके पीछे वाला फेस होगा वहां से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा होगा तो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा होगा। मतलब इसके पास 2 पोल हो गए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बार मैग्नेट के जैसा क्या कर रहा है भाई, बिहेव कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान से देखो, अगर हमारे पास करंट कैरिंग सोलेनॉइड है तो उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है, तो ध्यान से देखोगे ना भाई, तो करंट कैरिंग सोलेनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो अंदर कैसा होता है, इनसाइड द सोलेनॉइड स्ट्रेट लाइन होता है, और एक दूसरे क्या होते हैं भाई, पैरेलल। यहां से ये मालूम चलता है ना कि इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ध्यान से देखोगे, मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर कैसा होता है भाई, यूनिफॉर्म और पैरेलल होता है। लेकिन जो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो बाहर मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो एकदम बार मैग्नेट के जैसा होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ध्यान से देखोगे, इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो इस सोलेनॉइड में फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर करंट बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड की ताकत बढ़ जाएगी, अगर करंट कम कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की ताकत कम हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और किस पे डिपेंड करता है, इस सोलेनॉइड में जो नंबर ऑफ टर्न्स है, इस नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करता है। अगर ज्यादा नंबर ऑफ टर्न होंगे मैग्नेटिक फील्ड की ताकत ज्यादा होगी, अगर कम नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की ताकत कम हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब भाई हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर के फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं और कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। अब ध्यान से देखो होता क्या है, देखो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मिरर फॉर्मूला के बारे में, जो किसके बराबर होता है, 1 अपॉन फोकल लेंथ किसके बराबर होता है, 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस प्लस 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मतलब 1 अपॉन एफ किसके बराबर होगा, 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू के बराबर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो, अब बात करते हैं मिरर के मैग्निफिकेशन के बारे में। तो मिरर के मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, क्या होता है भाई, मिरर के मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यही क्या कहलाता है तुम्हारा मैग्निफिकेशन। अब ध्यान से देखो, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एक और होता है जो नेगेटिव ऑफ इमेज डिस्टेंस अपॉन में क्या आता है भाई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब ध्यान से देखना, देखो अगर मिरर के मैग्निफिकेशन के बारे में बात करूं तो यहाँ पे m है, मतलब यहाँ माइनस साइन आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब आगे बढ़ते हैं भाई और अब बात करते हैं फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिलेशन। और वो क्या होता है, फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2। फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है।
बात समझ में आ रहा है ना? अब ध्यान से देखोगे तो प्लेन मिरर का जो मैग्निफिकेशन है वो किसके बराबर होता है? +1 के बराबर होता है। क्लियर है ना? अब देखो, अब मैं तुमको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। देखो, अगर तुम मैग्निफिकेशन लिखते हो ना भाई, तो मैग्निफिकेशन कैसे लिखते हो? साइन और इनटू मैग्नीट्यूड। यहां पे साइन लिखते हो प्लस या माइनस, और यहां पे क्या लिखते हो? मैग्नीट्यूड। अब ध्यान से देखना, अगर हमारा साइन कैसा है, अगर मैग्निफिकेशन का साइन पॉजिटिव है तो इमेज कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। अगर मैग्निफिकेशन का साइन निगेटिव है भाई, तो इमेज कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अब ध्यान से देखो, अगर मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 है तो बड़ा इमेज बन रहा होगा ऑब्जेक्ट के साइज के मुकाबले, और अगर मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड कैसा भाई? लेस देन 1 है, तो इस केस में छोटा इमेज बन रहा होगा, डिमिनिश्ड इमेज बन रहा होगा ऑब्जेक्ट के साइज के मुकाबले। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और अगर मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है तो इस केस में जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उसी साइज का इमेज भी बन रहा होगा। अगर ये तुमको समझ में आ गया भाई, तो तुम सारे न्यूमेरिकल को धड़ाधड़ लगाओगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ध्यान दो भाई, अब हम लोग बात करने वाले किसके बारे में? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, और बात करेंगे सबसे पहले एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। अब देखो ये क्या होता है, किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है भाई? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ये फॉर्मूला किसका होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, C/V। बात समझ में आ रहा है? अब ध्यान से देखोगे, अब बात करते किसके बारे में? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां पे ध्यान से देखोगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी दूसरे मीडियम का पहले वाले के रिस्पेक्ट में, जहां पे पहला वाला एयर या वैक्यूम नहीं है, तो ध्यान से देखोगे ना भाई, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। ये फॉर्मूला होगा जहां पे तुम ध्यान से देखोगे 1 एयर या वैक्यूम नहीं होना चाहिए। और एक और फॉर्मूला क्या होता है भाई? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 वेयर 1 इज नॉट एयर और वैक्यूम किसके बराबर होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ये वाला फॉर्मूला होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान से देखो भाई, अब बात करते हैं किसके बारे में? स्नेल लॉ के बारे में। अब ये क्या होता है? बहुत सिंपल है। क्या होता है भाई? ये एक रेशियो होता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों का रेशियो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होता है, और वही कांस्टेंट क्वांटिटी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दूसरे मीडियम का पहले वाले के रेस्पेक्ट में, और तुम इसी को क्या बोल देते हो? स्नेल लॉ बोल देते हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। क्लियर हो गया भाई? अब किसके बारे में बात करते हैं? लेंस फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं कि लेंस फॉर्मूला क्या होता है। अब देखो भाई, लेंस फॉर्मूला में क्या होगा? 1/f = 1/v, यहां माइनस आ जाएगा और 1/u। मिरर फॉर्मूला में ध्यान से देखो भाई, तो मिरर फॉर्मूला में क्या था? यहां प्लस था, और लेंस फॉर्मूले में यहां पे क्या होगा? माइनस होगा। बात समझ में आ रहा है कि ये दोनों में अंतर है। अब ध्यान से देखना, अगर तुम मैग्निफिकेशन के बारे में बात करते हो लेंसेज के लिए, तो उस केस में जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होगा वो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होगा। और एक और फॉर्मूला क्या होगा भाई? इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इसमें भी अंतर है। अगर तुम मिरर वाले केस में देखोगे तो माइनस में इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था, मतलब मिरर में m है तो माइनस। और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहां पे तुमको लेंस में m नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहां प्लस होगा, प्लस में इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। ये तुमको याद रखना एक छोटा सा ट्रिक है भाई। क्लियर है कि नहीं? अब देखो, अब बात करते हैं किसके बारे में? पावर ऑफ लेंस के बारे में। तो ध्यान से देखना, पावर ऑफ लेंस क्या होता है? किसी भी लेंस के फोकल लेंथ का रेसिप्रोकली क्या होता है? पावर, जहां पे फोकल लेंथ किसमें लिया जाता है भाई? मीटर में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और पावर का यूनिट क्या होता है तुम्हारा? डायमीटर। अब ध्यान से देखना, अगर तुम्हारे पास 3 लेंस है, पहले का पावर P1, दूसरे का पावर P2, तीसरे का पावर P3, अगर तुम इन तीनों लेंस आपस में कंबाइन कर दोगे तो जो नेट पावर होगा वो सभी के पावर का एल्जेब्रिक सम हो जाएगा। ध्यान से देखो भाई, पहले का पावर P1, दूसरे का पावर P2, तीसरे का पावर P3, तो जो नेट पावर होगा वो क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा, एल्जेब्रिक सम होगा, साइन के साथ ऐड होगा, P1 + P2 + P3। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान से देखो भाई, अब इसके बाद हम लोग किसके बारे में बात करते हैं? साइन कन्वेंशन के बारे में। अब देखो, होता ही है ना कि साइन कन्वेंशन में तुम सभी डिस्टेंसेस को कहां से मेजर करते हो? पोल से। बात समझ में आ रहा है? अब ध्यान से देखो, जो इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन होती है, इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं। बात समझ में आ रहा है? अब ध्यान से देखो भाई, आगे क्या बोल रहा है? अगर तुम डिस्टेंसेस को पोल से लेफ्ट की तरफ नाप रहे हो, अगर इधर से नाप रहे हो, ये पोल है और यहां तुम लेफ्ट जा रहे हो, तो वैसा डिस्टेंस तुम क्या लोगे? निगेटिव लोगे।
और अगर तुम डिस्टेंस को पोल से राइट की तरफ नाप रहे हो, राइट की तरफ मेजर कर रहे हो, तो ऐसा डिस्टेंस क्या लोगे भाई तुम? पॉजिटिव लोगे। क्या बोल रहा है? डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ पोल नेगेटिव लोगे, डिस्टेंस टू द राइट ऑफ पोल पॉजिटिव लोगे। अब हाइट का साइन कन्वेंशन सुन लो भाई। देखो, अगर तुम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर का हाइट नापोगे तो तुम क्या लोगे? पॉजिटिव। अगर तुम प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे का हाइट नापोगे तो क्या लोगे भाई? नेगेटिव। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हाइट एबव प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव और हाइट बिलो प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव। और एक और बात ध्यान देखो, तुमको याद रखना है, वो ये है कि चाहे तुम कॉन्वेक्स मिरर की बात कर लो, चाहे तुम कॉन्वेक्स लेंस की बात कर लो, इन दोनों का फोकल लेंथ क्या होता है? पॉजिटिव। तो इन दोनों का पावर भी क्या होगा? पॉजिटिव। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान से देखो, अगर तुम कॉन्केव मिरर की बात करोगे और कॉन्केव लेंस की बात करोगे तो इन दोनों का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, लेस देन 0 होता है। तो इन दोनों का पावर भी क्या होगा भाई? नेगेटिव होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कॉन्वेक्स लेंस का पावर पॉजिटिव और कॉन्केव लेंस का पावर नेगेटिव। क्लियर हो गया भाई? अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और अब हम लोग क्या करने वाले हैं? ह्यूमन आई के बारे में बात करने जा रहे हैं। ह्यूमन आई के सभी इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में हम लोग ब्रीफ में डिस्कस करने जा रहे हैं। भाई ध्यान से देखो होता क्या है, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले किसके बारे में? कॉर्निया के बारे में। ध्यान से देखो भाई, ये कॉर्निया क्या होता है? ये कॉर्निया आई का फ्रंट ट्रांसपेरेंट पोर्शन होता है जो लाइट को बेंड करता है भाई। तो ध्यान से देखो, कॉर्निया क्या होता है? जो लाइट को क्या करता है? बेंड करता है। उसके बाद से हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? एक्वस ह्यूमर के बारे में। एक्वस ह्यूमर क्या होता है? अब देखो होता क्या है, कॉर्निया और आई लेंस के बीच में एक वाटर लाइक फ्लूइड होता है। कैसा फ्लूइड होता है भाई? वाटर लाइक फ्लूइड होता है जो आई के शेप को मेंटेन करता है और हल्का फुल्का लाइट को रिफ्लेक्ट भी करता है। वो क्या कहलाता है? तुम्हारा एक्वस ह्यूमर कहलाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान से देखो भाई, अब बात करते हैं किसके बारे में? प्यूपिल के बारे में। अब ध्यान से देखो, प्यूपिल ह्यूमन आई का विंडो होता है। क्या होता है? विंडो होता है जो क्या करता है? लाइट की एंट्री को कंट्रोल करता है। ध्यान से देखो भाई, ये तुम्हारा प्यूपिल है जो ह्यूमन आई का विंडो है जो लाइट की एंट्री को कंट्रोल करता है। बात समझ में आ रहा है? इसके बाद से बात करते हैं आइरिस के बारे में। आइरिस क्या होता है भाई? ध्यान देखो, आइरिस जो है ना, ध्यान से देखोगे तो आइरिस ह्यूमन आई का कलर्ड पोर्शन होता है। देखो, ये एकदम बीचों बीच में ओपनिंग है, जो विंडो है, जो प्यूपिल है, और ये किनारे किनारे का जो कलर्ड पोर्शन है वो क्या कहलाता है? आइरिस। और आइरिस क्या करता है? प्यूपिल के साइज को एडजस्ट करता है भाई। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान से देखो, बात करेंगे किसके बारे में? आई लेंस के बारे में कि आई लेंस क्या होता है। अब ध्यान से देखो, देखो ये तुमको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? ये तुमको यहाँ पे आई लेंस दिखाई दे रहा है। और आई लेंस क्या करता है? जो लाइट ह्यूमन आई में इंटर करती है उसको कहां पे फोकस करता है? रेटिना पे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। अब किसके बारे में बात करोगे भाई? सिलरी मसल को समझोगे। सिलरी मसल क्या होता है? ध्यान से देखो, यहाँ पे तुमको ये सिलरी मसल दिखाई दे रहा है और यहाँ पे तुमको सिलरी मसल दिखाई दे रहा है। ये क्या करता है? ये ह्यूमन आई के शेप को चेंज करता है, उसके फोकल लेंथ को बदल देता है भाई। ध्यान देखो, क्या होता है? सिलरी मसल जो आई लेंस के शेप को चेंज करता है, उसके फोकल लेंथ को बदल देता है, उसके पावर को बदल देता है, ताकि बार बार इमेज कहां बन सके? रेटिना पे। क्लियर है कि नहीं? अब रेटिना क्या होता है भाई? ध्यान से देखो, तो रेटिना जो होता है ना, यहाँ पे तुम देखोगे, रेटिना ह्यूमन आई का स्क्रीन होता है जहां पे इमेज बनता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो रेटिना क्या होता है भाई? स्क्रीन होता है जो इमेज को डिटेक्ट करता है, जहां पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है कि नहीं? जो सबसे पीछे होता है यहाँ पे। अब ध्यान से देखो भाई, अब किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? ऑप्टिक नर्व के बारे में। अब देखो, ऑप्टिक नर्व क्या होता है ना भाई? ऑप्टिक नर्व क्या करता है? ये एक नर्व होता है जो क्या काम करता है? जो भी इमेज रेटिना पे बनता है, उस इमेज के इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके उसको कहां तक लेकर के जाता है? ब्रेन तक लेकर के जाता है, ताकि उसको ब्रेन प्रोसेस कर सके। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऑप्टिक नर्व क्या करता है भाई? वो इमेज के इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक सेंड करता है। कौन? ऑप्टिक नर्व। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब किसके बारे में बात करते हैं भाई? हम लोग बात करते हैं विट्रोस ह्यूमर के बारे में। विट्रोस ह्यूमर आई लेंस और रेटिना के बीच में जेल लाइक फ्लूइड होता है। क्या होता है भाई? जेल लाइक फ्लूइड होता है जो आई के शेप को मेंटेन करता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और आई को क्या करता है भाई? आई के शेप को मेंटेन करता है। क्लियर है कि नहीं? किसके बारे में हम लोग पढ़ लिए? विट्रोस ह्यूमर के बारे में। अब ध्यान से देखो, देखो अगर तुम कॉर्निया की बात करोगे और लेंस की बात करोगे तो ये दोनों मिलकर के इमेज कहां बनाते हैं? और रेटिना पे ये दोनों फोकसिंग कॉम्बो होते हैं। फोकसिंग कॉम्बो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान से देखो भाई, हम बात करने वाले किसके बारे में? पावर ऑफ एकोमोडेशन के बारे में। अब देखो, पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब होता है ना कि आई लेंस की ऐसी एबिलिटी जो क्या कर सके? अपने फोकल लेंथ को चेंज कर सके। मतलब आई लेंस अपने फोकल लेंथ को सिलरी मसल की मदद से क्या करता है? चेंज करता है और
आई लेंस एक जादू वाला लेंस होता है, उसके पास पावर ऑफ एकोमोडेशन होता है भाई। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो, अगर तुमको नियर बाई ऑब्जेक्ट देखना है तो नियर बाई ऑब्जेक्ट देखने के लिए आई लेंस क्या हो जाता है? फैट हो जाता है, मोटा हो जाता है भाई, थिक हो जाता है। क्या हो जाता है? थिक हो जाता है। सिलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिलरी मसल टेंशन में आ जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जिससे फोकल लेंथ हमारा घट जाता है और पावर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, और हम नियर बाई ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हैं। अब किसके बारे में बात करते हैं भाई? अगर हमको डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देखना है तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देखने के लिए लेंस क्या हो जाता है? ऐसा था और ऐसा हो जाता है, पतला हो जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जब लेंस हमारा पतला हो जाता है उस केस में सिलरी मसल रिलैक्स हो जाता है, आराम से एकदम रिलैक्स। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? सिलरी मसल रिलैक्स हो जाता है, फोकल लेंथ हमारा बढ़ जाता है और पावर क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ताकि इमेज कहां बन सके? रेटिना पे। ये होता है पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब ध्यान से देखना भाई, मैं तुमको दो बातें और बताना भूल गया हूं। ये जो रेटिना होता है, इस रेटिना पे दो सेल होते हैं, कौन कौन से? रॉड और कोन। ध्यान से देखना, ये रॉड डिम लाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब अंधेरे में तुमको दिखता है इस रॉड सेल की मदद से। और ध्यान से देखोगे तो जो कलर विजन होता है ना, जो तुमको अलग अलग कलर दिखाई देता है, वो कोन सेल की मदद से दिखाई देता है, और ये दोनों कहां पे मौजूद होते हैं? रेटिना पे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान से देखो, ह्यूमन आई का नियर पॉइंट क्या होता है? अगर एक यंग एडल्ट आई है तो यंग एडल्ट आई के लिए वो कितने दूर तक ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकता है? मतलब ध्यान से देखो, जैसे एक ऑब्जेक्ट है तो ये आंख से मिनिमम कितने डिस्टेंस पे होगा जिसको हम क्लियरली देख पाएंगे? तो वो होता है 25 सेंटीमीटर। जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है वो कितना होता है भाई? 25 सेंटीमीटर। हम अपने आंख से 25 सेंटीमीटर तक के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं। अगर उससे नजदीक होगा तो हमको ब्लर दिखाई देगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो नियर पॉइंट हमारा कितना होता है? क्लोजेस्ट क्लियर विजन कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। और हमारा फार पॉइंट कितना होता है? जो फारदेस्ट क्लियर विजन होता है वो इंफिनिटी होता है। हम तो चांद तारों को भी देख लेते हैं ना भाई। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान दो भाई, तो अब हम लोग बात करने वाले किसके बारे में? डिफेक्ट ऑफ विजन के बारे में। डिफेक्ट ऑफ विजन का मतलब है आंखों की प्रॉब्लम। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें सबसे पहला प्रॉब्लम तुम्हारा क्या है भाई? मायोपिया। और क्या बोलते हैं इसको? नियर साइटेडनेस। मतलब नजदीक की चीजें तो क्लियरली विजिबल होती है, लेकिन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट तुमको ब्लर दिखाई देता है, क्लियरली विजिबल नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो भाई, मायोपिया में होता क्या है? होता यह है कि अगर तुम्हारे पास एक नॉर्मल एडल्ट आई है जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, तो उस केस में जो इमेज बनता है वो कहां बनता है भाई? रेटिना पे। लेकिन अगर कोई मायोपिक आई है उसमें क्या होता है ना भाई, जो इमेज है वो रेटिना के सामने ही बन जाता है। इमेज कहां बन जाता है भाई? इमेज इन फ्रंट ऑफ रेटिना बन जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये मायोपिया होता क्यों है? देखो, होता इसलिए है क्योंकि जो आई लेंस होता है ना भाई, इस आई लेंस के पास एक्सेसिव कर्वेचर आ जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये एक रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन ये है कि हमारा जो आई बॉल है वो इलांगेट हो जाता है, आई बॉल का लेंथ बढ़ जाता है। बात समझ में आ रहा है ना? ये मायोपिया होने का कारण है। अब देखो, ये मायोपिया तुम सही कैसे करोगे? तो मायोपिया को सही करने के लिए तुम ऐसा चश्मा लगाओगे जिसमें कौन सा लेंस हो? कॉनकेव लेंस हो, जिसका फोकल लेंथ क्या हो जाता है भाई? निगेटिव, जिसका पावर क्या हो जाता है? निगेटिव। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो भाई, मायोपिया में यहाँ पे एम है, और एम के लिए कौन सा लेंस लगाओगे? माइनस लेंस, कॉनकेव लेंस, क्योंकि कॉनकेव का फोकल लेंथ क्या होता है? निगेटिव। अब बात करते हैं किसके बारे में? हाइपरमेट्रोपिया के बारे में, जिसको फार साइटेडनेस बोला जाता है। मतलब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट तो क्लियरली विजिबल होता है, लेकिन नियर बाई ऑब्जेक्ट ब्लर दिखाई देता है, क्लियरली विजिबल नहीं होता है। इसमें क्या होता है भाई? इसमें जो इमेज है ना वो रेटिना के पीछे बन जाता है। ध्यान से देखो, अगर हाइपरमेट्रोपिक आई है तो इमेज कहां होता है? रेटिना के पीछे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो, ये होता ही क्यों है? इसलिए होता है क्योंकि जो ह्यूमन आई का आई लेंस है, ये आई लेंस के पास कर्वेचर कम हो जाता है, शॉर्ट कर्वेचर हो जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और या तो ये होता है, ये जो आई बॉल है यही छोटा हो जाता है, बाय बर्थ डिफेक्ट हो सकता है। अगर आई बॉल छोटा हो गया तो भी हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है। आई लेंस का कर्वेचर कम हो गया तो भी हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको सही कैसे करोगे भाई? इसको सही करोगे तुम कॉन्वेक्स लेंस लगा करके। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ध्यान से देखो, हाइपरमेट्रोपिया में हाइपर मतलब पी आ रहा है तो प्लस लेंस लगाओगे। ये ट्रिक तुमको याद रखना है भाई। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान से देखो, अगर मायोपिया है तो एम तो माइनस लेंस लगाओगे, अगर हाइपरमेट्रोपिया है तो यहाँ पी है तो प्लस लेंस लगाओगे। तुम दोनों छुटकारा पा सकते हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब आगे बढ़ते हैं भाई, और किसके बारे में बात करेंगे? प्रेस बायोपिया के बारे में। अब देखो, ये क्या होता है? प्रेस बायोपिया में क्या होता है ना भाई, जो सिलरी मसल है वो सही से काम नहीं करता है। सिलरी मसल कमजोर हो जाता है
एज के साथ सिलरी मसल बूढ़ा हो जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर सिलरी मसल तुम्हारा एज के साथ कमजोर हो गया है, तुम्हारा आई लेंस हार्ड हो गया है, तो उस केस में प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। तो उस केस में न तो तुमको डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ही क्लियरली विजिबल हो पाएगा और न तो तुमको नियर बाई ऑब्जेक्ट ही क्लियरली विजिबल हो पाएगा। तुम प्रेस बायोपिया सफर करोगे। इसको सही करना है तो तुमको बाईफोकल लेंस लगाना पड़ेगा। बाईफोकल लेंस का मतलब जिसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों लेंस लगे हुए हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और अगला डिफेक्ट क्या है भाई? कैटरेक्ट। कैटरेक्ट का मतलब क्या होता है? ध्यान से देखोगे ना, इसका मतलब ये है, ये कब होता है जब तुम्हारा आई लेंस ओपेक हो जाता है। आई लेंस में प्रोटीन आकर के उस पर इकट्ठा हो जाता है, प्रोटीन जमा हो जाता है, आई लेंस ओपेक हो जाता है। अब इसको सही करने का एक ही जो है कि करेक्शन, एक ही तरीका इसको सही करने का वही है कि तुमको सर्जरी करना पड़ेगा, आई का ऑपरेशन करना पड़ेगा, तभी तुम कैटरेक्ट छुटकारा पा सकते हो। और कैटरेक्ट को हिंदी में मोतियाबिंद बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब आगे बढ़ते हैं भाई, और अब किसके बारे में बात करेंगे? डिस्पर्सन के बारे में। अब ध्यान से देखो डिस्पर्सन क्या होता है। देखो, अगर व्हाइट लाइट जो है ये ग्लास प्रिज्म में जाता है और ग्लास प्रिज्म में जाने के बाद अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में क्या हो जाता है? स्प्लिट हो जाता है, तो इसी को क्या बोला जाता है भाई? डिस्पर्सन बोला जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान से देखो, इसमें होता ही है ना कि सबसे ज्यादा कौन सा कलर बेंड होता है? वायलेट कलर। और सबसे कम कौन सा कलर बेंड होता है? रेड कलर। तो सबसे ऊपर कौन सा कलर दिखाई देगा? रेड। और सबसे नीचे कौन दिखाई देगा? वायलेट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब किसके बारे में बात करोगे भाई? न्यूटन के प्रिज्म एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करोगे। ये क्या है? देखो, अगर व्हाइट लाइट किसमें जाएगा? प्रिज्म में जाएगा, तो वो विविग्योर में टूटेगा, 7 कलर में टूटेगा। व्हाइट लाइट प्रिज्म में गया और 7 कलर में टूट गया। लेकिन अगर उसी के बगल में तुम एक आइडेंटिकल इन्वर्टेड प्रिज्म रख दोगे ना भाई, तो जब वो सातों कलर उसमें इंटर करेंगे तो फिर से रिकंबाइन हो जाएंगे और व्हाइट लाइट बन के निकल जाएंगे, तो रिकंबाइन हो जाएंगे और व्हाइट लाइट बन के निकल जाएंगे। इसी को क्या बोलते हो? न्यूटन का प्रिज्म एक्सपेरिमेंट। बहुत आसान है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान से देखोगे भाई, तो अब हम बात करते हैं रेनबो के बारे में। अब देखो, अगर सनलाइट है और रेन का ड्रॉप है, उसमें होता ही है ना, जैसे सनलाइट रैन के ड्रॉप में इंटर करता है तो रैन का ड्रॉप प्रिज्म की तरह बिहेव करता है। जैसे उसमें सनलाइट जाता है तो सबसे पहले उसका रिफ्लेक्शन और डिस्पर्शन होता है, साथ में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और फिर क्या हो जाता है? रिफ्लेक्शन। और तुमको क्या दिखाई देता है भाई? रेनबो दिखाई देता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जिसमें तुमको सबसे टॉप पे कौन सा कलर दिखाई देता है? रेड कलर। और सबसे नीचे कौन सा कलर दिखाई देता है? वायलेट कलर। एक बात और ध्यान देना, सन तुम्हारे पीछे है तो रेनबो तुमको इधर दिखाई देगा। हमेशा सन के अपोजिट क्या बनता है? रेनबो बनता है भाई। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और रेनबो पूरा सर्कल बनता है लेकिन तुमको आधा ही दिखाई देता है। ये तुमको ध्यान में रखना है, ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं भाई। क्लियर है कि नहीं? अब ध्यान से देखो, अब किसके बारे में बात करेंगे? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के बारे में। अब देखो ये क्या होता है, जैसे सन से जो लाइट आता है या किसी भी सेलेस्टियल बॉडी से जो लाइट आता है, जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करता है तो अर्थ का एटमॉस्फेयर अलग अलग लेयर में डिवाइड है, सबकी डेंसिटी अलग अलग है। जब तुम ऊपर से नीचे आते हो ना भाई, तो ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है? डेंसिटी बढ़ती जाती है, ऊपर की डेंसिटी कम, नीचे की डेंसिटी ज्यादा। तो लाइट लगातार डेंसर मीडियम में इंटर करता रहता है और वो नॉर्मल की तरफ बेंड होता रहता है, और तुम इसी को क्या बोल देते हो? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो, इससे होता क्या है? तुमको एडवांस सनराइज दिखाई देता है, सन उगने से पहले तुमको दिख जाता है, 2 मिनट पहले। तुमको डिलेड सनसेट दिखता है, सन डूब गया है फिर भी तुमको 2 मिनट एक्स्ट्रा सन दिखाई देता है। और क्या होता है भाई? तुमको तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, स्टार ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं भाई। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान देखो, कभी कभी एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि स्टार्स ट्विंकल करते हैं लेकिन प्लेनेट नहीं करते, क्यों? ध्यान देखो, देखो जो स्टार्स होते हैं ना भाई, ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव करते हैं क्योंकि बहुत दूर होते हैं। अगर ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव करेंगे तो इससे जो लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करेगी वो लगातार बेंड होगी, लगातार रिफ्लेक्ट होगी, तो कभी हमारे आंखों में ज्यादा लाइट रीच करेगी और कभी कम लाइट रीच करेगी, जिससे हमको स्टार लगातार ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अगर तुम किसके बारे में बात करोगे? प्लैनेट के बारे में बात करोगे, तो प्लैनेट डिस्क सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव करते हैं, एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव करते हैं। तो उससे जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में लाइट आती है तो वो भी रिफ्लेक्ट होती है, वो भी बेंड होती है। लेकिन अगर एक का इफेक्ट हमारे आंखों में कम हो गया, एक पॉइंट से कम लाइट रेस गई, दूसरा उसको कवर कर लेता है भाई, जिसकी वजह से हमको लगातार एक बराबर लाइट हमारे आंखों में पहुंचता है, वो हमको लगातार एक बराबर ब्राइटनेस का दिखाई देता है। इसीलिए हमको प्लैनेट ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं, वो स्टेडी ब्राइटनेस के साथ हमको दिखाई देते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। अब देखो,
अब किसके बारे में बात करेंगे? टिंडल इफेक्ट के बारे में। ये क्या होता है? देखो, जब कोलाइडल पार्टिकल से या छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट से, डस्ट के पार्टिकल से, फॉग या स्मोक के पार्टिकल से जब लाइट टकराती है तो वो लाइट क्या हो जाती है? स्कैटर हो जाती है, और इसी को तुम क्या बोलते हो? टिंडल इफेक्ट। लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है भाई। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इससे तुम क्या समझो कि भाई इस वाले फेनोमेना से तुम स्काई के ब्लू कलर को एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि ध्यान से देखोगे ब्लू कलर का वेवलेंथ क्या होता है? सबसे कम। तो ब्लू कलर की स्कैटरिंग क्या होती है? सबसे ज्यादा। तो हमारे आंखों के सामने कौन सा कलर छा जाता है? ब्लू कलर। तो स्काई कैसा दिखाई देता है? ब्लू कलर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये क्या हो गया भाई? स्काई ब्लू कलर क्यों दिखाई देता है? अब ध्यान से देखो, देखो जो डेंजर सिग्नल होते हैं वो रेड कलर से क्यों बनाए जाते हैं? देखो, अगर बात करेंगे डेंजर सिग्नल के बारे में तो देखो, रेड कलर के लिए क्या होता है ना भाई, रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, और जिसका वेवलेंथ ज्यादा है उसकी स्कैटरिंग कम, जिसका वेवलेंथ कम उसकी स्कैटरिंग ज्यादा। अब ध्यान से देखो, रेड कलर का वेवलेंथ कम है तो सबसे लीस्ट स्कैटर होगा, तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर करके जाएगा, तो हमको दूर से विजिबल होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसीलिए वो हमको दूर से विजिबल होता है, इसीलिए हम लोग रेड कलर के डेंजर सिग्नल करते हैं। अब देखो भाई, जब सनराइज होता है, जब सनसेट होता है, तुमको सन या तो रेड कलर में दिखाई देता है या तो ऑरेंज कलर में दिखाई देता है, क्योंकि जो रेड कलर है वो सबसे लंबा डिस्टेंस कवर करता है और वो अर्थ तक आता है, जिससे हमको सुबह या शाम के समय जो सन है वो क्या दिखाई देता है? रेड कलर में। क्लियर है कि नहीं? अगर तुम यहां तक आ गए हो मेरे भाई तो तुम ऑलरेडी आगे निकल चुके हो। अब फिजिक्स तुम्हारे लिए डर नहीं, कंट्रोल है। पेपर खुलेगा, टाइम चलेगा, लेकिन तुम पैनिक नहीं करोगे, तुम बस आंसर लिखोगे।